हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 का पाठ 4। ये एक सुंदर सी कविता है, आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने गए थे, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। कुछ उनके साथ परिस्थितियां नहीं थी तो वो आगे पढ़ नहीं पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया और ये छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं, जिसमें से प्रसाद जी एक स्तंभ हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्रधारा, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी महाकाव्य है उनका। इन्होंने बहुत सारे, ये गद्यकार भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी उनके नाटक हैं। और कंकाल, तितली, इरावती इन्होंने उपन्यास लिखे। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। तो ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। प्रसाद का जो साहित्य है उसमें आपको प्रेम भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी और कोमलता भी मिलेगी और जोश, ओज मिलेगा। छायावादी कविता को अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। जो वो कविताएं लिखते हैं उसमें आपको प्रकृति प्रेम देखने को मिलेगा और बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन करते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन उनका बहुत अच्छा है, कल्पना तो कहने ही क्या है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि है, जो उनके साहित्य में स्पष्ट देखने को मिलती है। इतिहास में भी रुचि है और दर्शन यानी फिलोसफिकल कविताएं उनकी होती हैं। जो हम कविता अभी पढ़ने जा रहे हैं ये भी कुछ फिलोसफिकल कविता है। इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक में एक पीछे पैराग्राफ होता है बच्चों, उसको देख लीजिए। एक गुलाबी रंग का पैराग्राफ है, उसमें कविता के बारे में आपको उसका शॉर्ट सारांश आपको देखने को मिलेगा। प्रेमचंद के संपादन में हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। अभी एक हंस पत्रिका थी, उसमें उन आत्मकथा विशेषांक निकला। आत्मकथा मतलब लोग अपनी बायोग्राफी लिखने लगे। तो इनके जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि आप भी अपनी एक आत्मकथा लिखिए। प्रसाद जी इससे सहमत ना थे, लेकिन इनको नहीं लगा कि मैं उसमें आत्मकथा लिखूं। वो सहमत नहीं थे। उसी असहमति के तर्क से पैदा हुई है कविता। अब उन्होंने जो अपनी असहमति दी कि नहीं, मैं नहीं लिखना चाहता, तो क्यों नहीं लिखना चाहता, उसके तर्क पर उन्होंने इस कविता को लिखा है। आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का अर्थ ही है आत्मकथ्य, मतलब अपने बारे में कुछ कहा, क्या कहा। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक प्रकाशित हुई है। छायावादी शैली में लिखी गई ये कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति करी है। अब इन्होंने इस कविता में क्या लिखा, अपने जीवन का यथार्थ मतलब बिल्कुल सच्चाई, अपने जीवन की सच्चाई का इसमें वर्णन किया और अभाव पक्ष को, जो हमारे जीवन में कुछ कमियां रह जाती हैं, उस पक्ष को इसमें उन्होंने उजागर किया। छायावादी सूक्ष्मता के अनुसार ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों के और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। आत्मकथा कौन लिखता है? जो कुछ खास हो, जो बहुत महान हो, वही आत्मकथा लिखता है। तो कवि यहाँ पर अपनी विनम्रता दिखाते हुए कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके बारे में मैं लिखूं, मैं आत्मकथ्य लिखूं। और उन्होंने कहा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। वो कह रहे मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसको कि आप महान समझ करके लोग मेरे बारे में मैं कुछ लिखूं और लोग वाह वाह करें और तारीफें करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। अभी एक तरफ तो इस कविता में यथार्थ है कि उन्होंने यथार्थ को स्वीकार किया, उन्होंने माना कि मेरे अंदर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, और दूसरी तरफ इतने महान कवि होने के बाद भी उनकी विनम्रता थी। विनम्रता मतलब वो इतने डाउन टू अर्थ कवि हैं कि वो अपने आप को महान कहना ही नहीं चाहते। वो स्वयं ये बात मान ही नहीं रहे हैं कि मुझ में इतनी कुछ महानता है। महानता किस में होती है बच्चों? महानता हमें अपने आप मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम महान हैं, हमारे अंदर कुछ है, तो लोग बताएंगे, लोग कहेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बड़े हैं, बहुत उनमें गुण है। हम अपने आप ही अपनी तारीफ करें,
तो ये महानता नहीं कहलाती। तो अपनी इस विनम्रता का परिचय उन्होंने इस आत्मकथ्य में दिया है। अब हम कविता देखते हैं, उसकी पंक्तियाँ और उसका भावार्थ। कविता बच्चों बहुत बड़ी नहीं है, भाव थोड़े गहरे हैं। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास लो, यह करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अभी ये जो 4 पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द जो हैं, मधुप मतलब भौरा, अनंत मतलब असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, अंत ना हो, मलिन मतलब मैला, उपहास मतलब मजाक उड़ाना। तो अभी यहाँ पर भावार्थ क्या है इसका, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने मन को भंवरे से तुलना करी है। अभी कवि यहाँ पर अपने मन को क्या बता रहा है कि मेरा एक मन भंवरे जैसा है, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वह अपनी जीवन की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक ना एक दिन इस पत्ते के समान मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। अभी भंवरा बाग में उड़ रहा है, भंवरे को क्या क्या दिखता है, बाग दिखता है, सुंदर फूल दिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको क्या दिखता है, गिरे हुए पत्ते भी दिखते हैं, सूखी हुई पत्तियां भी दिखती हैं। तो जीवन का यथार्थ क्या है, यथार्थ मतलब सच्चाई क्या है। जीवन में खुशियां तो हैं, लेकिन साथ ही साथ दुख और परेशानियां भी हैं। वो जो गिरते हुए पत्ते हैं वो किसका प्रतीक है, हमारे जीवन की परेशानियों का प्रतीक है। तो वो भंवरा जो है वो भी देख रहा है। तो अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जीवन की कौन सी बात लिखूं, क्या मैं खुशियां ही खुशियां दिखाऊं या मैं वो गिरे हुए पत्तों के बारे में भी बात करूं। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर दुनिया के सामने अपना मजाक उड़ाया है और लोग इसे पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। अभी जो कविता पंक्तियां हैं उनको देखिए। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मधुप यानी जो मेरा हृदय रूपी भंवरा है वो गुनगुना करके कोई कहानी कह रहा है। अब कौन सी कह रहा है पता नहीं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, आज कितनी ज़्यादा पत्तियां मुरझा करके गिर गई हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर अनंत नीलिमा, ये जो सुंदर नीला आकाश है उसमें असंख्य जीवन इतिहास लो, उसमें पता नहीं कितने लोगों ने अपने जीवन इतिहास लिखे हुए हैं। यह करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। वो कह रहे हैं जो लोग अपना जीवन इतिहास उसमें लिख देते हैं वो अपने आप अपना मजाक उड़ाते हैं। क्यों हमें अपने जीवन की सच्चाई, अपना यथार्थ लोगों को दिखाना। हम अपने जीवन की परेशानियां अगर हम लोगों को दिखाएंगे तो क्या होगा, थोड़े दिन तो लोग कहेंगे ओ हो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बाद में क्या होगा, हमारा उपहास उड़ाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। दुनिया दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाती। तो कवि कह रहा है मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। आगे की पंक्तियां देखें। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कह रहे हैं कि वो जो आकाश पे इतनी आत्मकथाएं लिखी हुई हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं लिख दूं, यानी मैं आत्मकथ्य लिखूं। आत्मकथ्य में क्या लिखते हैं बच्चों, बायोग्राफी जब हम लिखते हैं अपना तो उसमें क्या लिखते हैं, हमारे जो प्राप्त किया हम वो लिखते हैं, जो हमारे साथ बीता खराब हुआ वो सब लिखते हैं। तो अपनी मैं आप बीती, मैं अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमियां क्यों किसी को बताऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। और वो कह रहे हैं मैं ये आत्मकथ्य लिख दूं, अपनी दुर्बलताएं लिख दूं और तुम जो है वो बहुत खुश हो जाओगे, तुमको सुख मिलेगा। ज़्यादातर क्या है, दुनिया कैसी है, ये संसार बहुत बुरा है। वो हमारे सुखों को देख करके दुखी होता है और दुखों को देख करके सुखी होता है। तो अगर मैं अपनी आप बीती, अपनी परेशानियां उसमें लिखूंगा तो तुमको तो मजा आ जाएगा, तुम तो खुश हो जाओगे। देखोगे यह गागर रीति, रीति मतलब खाली, रीति मतलब खाली, जो सूखी गागर है। मेरे गागर के अंदर, मेरे घड़े के अंदर, जीवन रूपी घड़े के अंदर बहुत कुछ बचा नहीं है, बहुत कुछ दुर्बलताएं हैं, बहुत कम है उसके अंदर। तो वो जो खाली गागर है उसको देख करके तुम तो हंसोगे, तुम तो उसका मजाक उड़ाओगे, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब वो कह रहे हैं हो सकता है कुछ ऐसा उसमें तुम्हें सुनने को मिले, पढ़ने को मिले कि तुम ही उसके कारण हो। मेरी जो गागर रीति है, मेरी जो कमज़ोरियां हैं, जो मेरी गागर खाली हो गई, उसको खाली करने वाले तुम ही हो। हमारे जीवन में क्या होता है बेटा, हमारे जीवन में
कोई कष्ट आया तो उस कष्ट को देने वाला कोई होता है। अगर हम उसकी बायोग्राफी लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि मेरे साथ एक मित्र था जिसने मेरे साथ धोखा किया, तो वो मित्र जहाँ भी होगा उसको पता लग जाएगा कि ये मेरे ही बारे में बात की जा रही है। तो वो कह रहे हैं जब मैं कुछ लिख दूंगा तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले हो, तुम्हें पता लग जाए कि ये तुम्हारे बारे में लिखा गया है। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरा रस लेकर के अपने तुमने गागर में भर लिया, ये तुम्हें समझ में आ जाए। जयशंकर प्रसाद जी के साथ ज़्यादातर ऐसा ही हुआ कि जब वो कविताएं लिखते थे तो उनसे लोग सीख करके और अपनी कविता को में रस भरते थे, लेकिन कभी भी कोई कवि ये नहीं बताता था कि आपसे ही मैंने सीखा है। तो प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरे इस रस को लेकर के तुमने अपनी गागर भरी है और ये तुम्हें पता लग जाएगा मेरी बायोग्राफी को देख करके। भावार्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने मित्रों से ये सवाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या वे भी अपने जीवन की सारी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग मेरे जीवन की खाली गागर को देखकर उसका मजाक बनाए। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देकर कहीं ऐसा ना हो कि वे खुद को मेरे दुख का कारण समझ बैठें और ये सोचने लग जाएं कि उन्होंने ही मेरे जीवन रूपी गागर को खाली किया। क्योंकि जो हमारे मित्र हैं उनसे हमें सुख भी मिलता है, कभी कभी दुख भी मिलता है। तो अगर मैंने अपनी सारी बातें तुम्हें बता दी, उसका आत्मकथा में लिख दी, तो हो सकता है तुमको लगे कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया हो। आगे की पंक्तियां देखिए, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली इन बातों की। अभी कवि क्या कह रहा है, इसमें विडंबना का अर्थ है चिढ़ाना, परेशानी। प्रवंचना मतलब ठग लेना, जो लोग एक दूसरे को ठग लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से ये पता लग चलता है कि कवि का स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें जमाने से धोखा खाया, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव से कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी आत्मकथा में इसको मजाक नहीं उड़ाना चाहते। कवि का कहना है उन्होंने हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे या प्रेमिका के साथ हंसकर की गई मीठी बातें उनके निजी अनुभव, और वो ये अनुभव को किसी को बताना नहीं चाहते। ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है। अभी बच्चों, कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर वो अपनी प्रेमिका की बात कर रहे हैं कि सबके जीवन में कोई ऐसे कुछ अपने पर्सनल, कोई प्राइवेट, कुछ ऐसे गहरे पल होते हैं जिनको हम दुनिया को नहीं बताना चाहते। वो हमारे अपने होते हैं, चाहे वो प्रेमिका के साथ बिताए पल हों या अपने किसी रिश्ते के साथ बिताए हुए पल हों। हम अपने जीवन की सभी बातें हम लोगों को नहीं बताना चाहते। आपने देखा होगा कि हम जब घर में अपने डेकोरेशन करते हैं तो हम अपने ड्राइंग रूम में सब अच्छा लाकर रखते हैं और उसके बाद एक कर्टन डाल देते हैं। बाकी घर जो है वो हम सबको नहीं दिखाते। क्यों? इसलिए नहीं दिखाते। हम क्यों दिखाएं किसी को कि हम कैसे हैं, हमारा क्या स्तर है। हम अपना अच्छा स्तर लोगों के सामने रखना चाहते हैं। हम अपनी खराबियां, अपनी कमियां, अपनी परेशानियां लोगों को नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि सामने वाला जो भी आया है वो हमारी परेशानी से परेशान नहीं होगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। परेशान अगर होगा भी तो थोड़ी देर होगा, बाकी वो भूल जाएगा। तो हमें क्या ज़रूरत है किसी को अपनी वास्तविकता बताने की। तो कवि यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि यह विडंबना, ये बड़े विडंबना है जीवन की, ये सत्यता है। क्या सच्चाई है? अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। मेरा जीवन बहुत सरल है, मैं बहुत सरल जीवन जीने वाला हूँ, बहुत छोटा सा तुच्छ आदमी हूँ। मैं अपनी सरलता क्यों दिखाऊं? मेरे पास कुछ बहुत बड़ा होता, महान होता तो मैं दिखाता। मेरे जीवन में बहुत सरलता है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। तो अरे सरलते, यहाँ सरलते का मानवीकरण कर दिया। वो सरलता से खुद कह रहे हैं कि अरे सरलते, मैं तेरा हंसी क्यों उड़ाऊं? मैं तुम्हारे बारे में लिखकर तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। या तो मैं सब कुछ भूल जाऊं या फिर मैं लोगों को अपनी प्रवंचना दिखाऊं। प्रवंचना मतलब ठगी, मेरे साथ जो कुछ गलत हुआ, किसी ने मुझे ठगा, किसी ने मेरे साथ बेवफाई करी, वो मैं किसी को दिखाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? और उज्जवल, जो कुछ मेरे पास अच्छा था, उज्जवल मतलब चमकता हुआ, जो कुछ मेरे जीवन में अच्छा है, सुंदर है, वो मैं कैसे गाऊं? मैं क्यों किसी को बताऊं? मधुर चांदनी रातों की। अब वो यहाँ पर जो मधुर चांदनी रातों की लिखा, यहाँ वो अपने उस प्रेम की बात कर रहे हैं कि मेरा कोई प्रेम था जिसको मैंने मधुर चांदनी रातों में उस प्रेम को पाया था। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। और हम
खिलखिलाकर हंसे थे। अभी भी यहाँ पर इन्होंने प्रेमिका की बात नहीं की है। वो कह रहे हैं मेरे वो जो अच्छे पल हैं, सुनहरे पल हैं, जो मैंने मधुर चांदनी रात में किसी के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए बिताए थे, उन पलों को मैं लोगों को क्यों बताऊं? वो मेरे अपने हैं, मेरा अपना अनुभव है, मैं उनको नहीं दिखाना चाहता। और जो मेरी सरलता या जो मेरी कमियां हैं वो भी नहीं दिखाना चाहता। जो मेरी प्रवंचना, जो मेरी ठगी है, जो किसी ने मेरे साथ धोखा किया, मैं वो भी क्यों बताऊं जिससे कि लोग मजाक उड़ाएं उसका। आगे की पंक्तियां देखिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। बच्चों, पंक्तियां इतनी खूबसूरत हैं और प्रकृति का वर्णन इसमें इतना सुंदर है। इसका शब्द देखिए। स्वप्न मतलब सपना, आलिंगन मतलब गले लगा लेना, अरुण मतलब लाल रंग, उषा मतलब जो सुबह का समय होता है, भोर का 3 से 4 बजे का जो समय, वो भोर का समय, अनुरागनी मतलब प्यारी। भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से ये पता चलता है कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाते थे, उनमें से कोई भी सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुए। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपने उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तक उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार मांगती थी। अब यहाँ इस कविता में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ वो अपनी प्रेमिका की बात कर रहे हैं। मिला कहाँ वह सुख, कवि अपना दुख बता रहा है कि मुझे वो सुख नहीं मिला, मैं स्वप्न देख कर जाग गया, जिसका मैंने स्वप्न देखा था। सपने में हम बहुत सी अच्छी चीज़ें देखते हैं, मेरे साथ ये होगा, मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मेरे पास मेरी ये प्रेमिका से मेरा विवाह हो जाएगा, बहुत कुछ हम सपने देखते हैं। तो कवि कह रहा है कि मुझे वो सुख मिला नहीं जिस सुख को मैंने सपने में देखा था, और सपना देखते देखते जब मैं जागा तो वास्तविकता में वो सपना सपना रह गया, वो पूरा नहीं हुआ। कौन सा सपना था? आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गई। अभी सपने में उन्होंने देखा कि उनकी प्रेमिका उनके आलिंगन में आ रही थी, वो गले लगाने वाले थे, तब तक वो मुस्कुराकर भाग गई, यानी उनको अपने प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। अब यहाँ प्रेम प्रेमिका का ही होगा या हमने उसके बारे में ऐसा समझा? यहाँ पर प्रेम प्रेमिका का है। हम ऐसा अंदाज लगा सकते हैं कि शायद उनकी प्रेमिका उनके पास आते आते दूर चली गई, यानी प्रेम मिलते मिलते छूट गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोल, अरुण मतलब गाल, लाल लाल कपोल मतलब गाल, लाल लाल गालों की जो मतवाली सुंदर छाया थी, उसमें अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी प्यार करने वाली जो उषा, वो जो अनुरागिनी प्रेमी उषा है, उषा मतलब सवेरे भोर का समय, वो जो भोर जब सवेरे सूरज उगता है, जस्ट उगने को होता है तो आसमान में लाली छा जाती, तो वो कहाँ से आई लाली? उस उषा ने मेरी प्रेमिका के गालों से चुरा ली थी। यानी इनकी प्रेमिका इतनी सुंदर थी और उनके गाल इतने गुलाबी थे कि उस गुलाबी रंग को, लाल रंग को उषा ने चुरा लिया था, उससे ही उसने उधार मांगी थी वो लालिमा। तो अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। मधुमाया मतलब अपने प्रेम की जो माया थी, मधु मतलब शहद, माया मतलब माया जाल, ये प्रेम, वहाँ से वो निज सुहाग, अपना सुहाग यानी जो अपनी लाली थी, वो अपना सुहाग उषा कहाँ से लेती थी? इनकी प्रेमिका के गालों से लेती थी। तो ऐसी सुंदर प्रेमिका थी और मेरे पास आते आते वो मुझसे दूर हो गई। तो ये मेरे जीवन के मेरे अपने पल हैं, मैं उनको क्यों लोगों को बताऊं कि मुझे कभी प्यार नहीं मिलने वाला था और नहीं मिला, मेरे जो स्वप्न मैं देखता था वो मेरे सपने पूरे नहीं हो पाए, मैं ऐसा क्यों किसी को बताऊं? उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? अभी यहाँ बच्चों इतनी सुंदर पंक्तियां हैं। ये भी स्मृति मतलब होता है याद, पाथे मतलब संबल, पाथे मतलब ताकत, पथिक मतलब राही, पंथा मतलब रास्ता, कंथा मतलब अंतर्मन, अंतर का दर्द। इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से ये पता चलता है कि कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
और उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका की यादें हैं। कवि लोगों से कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से क्यों ताज़ा करना चाहते हो। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। कवि का जीवन ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को साधारण मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में कोई आत्मकथा लिख सकें। इसीलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं, लेकिन दूसरों की गाथाओं को वे सुनते और पढ़ते हैं। अभी कवि जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, उसकी स्मृतियाँ, उसकी स्मृति पाथेय बनी, जो मेरी प्रेमिका थी उसकी स्मृतियाँ। कुछ तो आपने देखा होगा ना, प्रेम करते हैं लोग, वो प्रेम कैसा होता है, वो मजनू बन जाते हैं, फटे हाल, कपड़े फटे और प्रेमिका के पीछे पागल घूमते रहते हैं। कुछ प्रेमी कैसे होते हैं, प्रेमिका मिल गई तो जीवन सफल, नहीं मिली तो भी जीवन सफल। वो प्यार जो है वो जीवन भर उनका ताकत बनता है। सच्चा प्रेम क्या है बच्चों? सच्चा प्रेम वो नहीं कि हम अपनी प्रेमिका के प्यार में पागल हो जाए, बौखलाए घूमते रहें, ये नहीं है। सच्चा प्यार क्या है, हम उसके प्यार को अपनी ताकत बना लें। किसी के प्यार से हमें ताकत मिले, हम कुछ बन जाएं, वो सच्चा प्यार। उसके आगे हमारा और पतन हो जाए, हमारे और हाल खराब हो जाए, सब छोड़ छाड़ के हम मजनू बन जाएं, वो प्यार सही नहीं। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है, उसकी स्मृतियाँ, जो मेरी प्रेमिका थी, जो मेरा प्यार था, जो मेरे सपने थे, उसकी स्मृतियाँ, जो यादें हैं, वो मेरा पाथेय बन गई, मेरा संबल बन गई है, मेरी ताकत बनी है। थके पथिक की पंथा की, जब मैं थकता हूँ, जब रास्ते में राह चलने वाला राही थक जाता है तो उसके पास एक कोई प्रेरणा होती है कि घर पे उसका कोई इंतजार कर रहा होगा और वो फिर उठ के चल पड़ता है। तो ऐसे थके हुए पथिक की, पंथा की यानी राह की ताकत क्या है, वही बीती हुई स्मृतियाँ, मेरे प्रेम की स्मृतियाँ मेरी ताकत है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन उधेड़ करके कपड़े की सिलाई को उधेड़ते हैं और कपड़े को खोल करके देखा जाता है, सीवन सिलाई। तो मेरे जीवन की जो सिलाई है उसको तुम उधेड़ करके क्यों देखना चाहते हो। हम क्या करते हैं, अगर मेरा यहाँ कुछ फट गया तो मैं उसको ऐसे करके सिल दूंगी। अभी उसको अगर हम यूँ खोलेंगे तो पता चलेगा अरे ये तो फटा हुआ था। तो मेरे जीवन के कहते हैं ना, फटे में हाथ नहीं डालो, फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो लोगों के दुनिया का क्या काम है, दुनिया यही करती है, अगर किसी का फटा अगर पता लग जाए तो उसमें उंगली जरूर फंसा देगी और उखाड़ करके देखेगी, अच्छा 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 ऐसा हुआ था इनके साथ। तो ये दुनिया, और दुनिया को बड़ा मजा आता है, वो उसका आनंद उठाती है, उसको इसमें सुख मिलता है। तो कवि ये नहीं चाहता, प्रसाद जी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे जीवन की बकिया को तुम उधेड़ो। तो वो कह रहे हैं, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा, कंथा मतलब दर्द, मेरे अंतर मन की जो मेरे दर्द हैं, जो कुछ भी छुपा है, अच्छा है बुरा है, जैसा है वो मेरा है, तुम क्यों उसकी सीवन को उधेड़ करके देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन कैसा, बहुत छोटा सा जीवन है, मैं तुच्छ जीवन जी रहा हूँ, एक साधारण मनुष्य का जीवन जी रहा हूँ, मैं उसकी बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कह दूँ। कुछ लोग होते हैं करा इतना सा, बताते इतना है, कुछ लोग इतना बताते हैं और फिर भी अपने आप को छोटा कहते हैं। यही विनम्रता है, यही बड़प्पन है। तो कवि कह रहा है कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। वो बोल रहा है इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं दुनिया की सुनूं और खुद मौन रहूं। अपने बारे में किसी को बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मेरे दर्द सामने निकलेंगे और हो सकता है तुमको वो लगे कि तुमने ही ये दर्द दिया है, मुझे दर्द तुम्हारी वजह से हुआ है, कहीं तुम्हारे मन में भी ये दर्द ना आ जाए। और अगर नहीं तो तुम मेरे दर्दों को देखकर मेरा मजाक उड़ाओगे, तो मैं उपहास का पात्र क्यों बनूं, अपने आप ही अपनी कथा लिख करके उपहास का पात्र बनूं। और अगर मेरे जीवन में कुछ खिलखिलाने वाले पल थे, कुछ अच्छे पल थे, तो वो मेरे अपने थे, वो मेरा प्यार, वो मेरे पल अपने थे, मैं क्यों किसी को दिखाऊं, मुझे ये नहीं दिखाना। आगे की पंक्ति देखो, सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब कवि यहाँ पर कह रहा है, सुनकर क्या तुम भला करोगे, तो मेरी सुनकर के भोली आत्मकथा, मेरी आत्मकथा कैसी है, भोली है। भोली आत्मकथा कवि ने क्यों कहा, क्योंकि कवि सच्चा था, सच्चे हृदय वाला था। कवि कैसा है, सच्चा है, भोला है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, वो उसके अंदर कोई छल नहीं कि मैं कुछ नहीं हूँ फिर भी मैं बढ़ा चढ़ा के लोगों को दिखा दूँ, अपनी पूरी तारीफें कर दूँ, ऐसा उसके मन में बिल्कुल कोई छल कपट नहीं है। तो वो अपनी आत्मकथा को क्यों कह रहे हैं भोली। यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा आता है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को भोला क्यों कहा। इसलिए कहा कि कवि बहुत सरल स्वभाव के थे, वो अपने आप, उनके अंदर विनम्रता थी, वो अपने जीवन को
सच्चाई से दिखाना चाहते थे। वो कहते हैं मैं भोला हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे अंदर कुछ बड़प्पन नहीं है, कोई विशालता नहीं जो मैं लोगों को दिखाऊं, इसीलिए मेरी आत्मकथा कैसी होगी, भोली होगी, छल कपट से दूर है। तो तुम क्या करोगे सुन करके मेरी आत्मकथा को? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वो कह रहे हैं अभी समय भी नहीं आया, कभी समय आएगा तो बता दूंगा, अभी समय नहीं आया है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो व्यथा थी, व्यथा मतलब दर्द, वो मौन है, चुप है और थक करके सो गई है। अगर हमारे कुछ दर्द होते हैं बच्चों, हम बड़ी मुश्किल से उन दर्दों के ऊपर पार पाते हैं और फिर हम उनको अपने हृदय में दबा देते हैं कि अब हमें किसी को बताना नहीं है। हम किसी को फिर से बताएंगे तो वो दर्द फिर से उठ खड़े होते हैं, वो फिर से घाव हरे हो जाते हैं। घाव क्या होता है, कहीं आपको चोट लग जाए तो उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है, फिर हम दवा लगाते हैं, पपड़ी जमती जाती है, जमती जाती है, और रोज़ उसको ऐसे ऐसे करके खोदोगे तो क्या होगा, घाव हमेशा हरा हो जाएगा। तो जो घाव मेरा, जो मेरा व्यथा, मेरी दर्द जो है थक करके अभी सो गई है, मौन है, उसको मैं फिर से उखाड़ना नहीं चाहता। अभी समय भी नहीं आया है, जब समय होगा तो बता दूंगा। और मैं अपनी मौन व्यथा को, जो थक कर सो गई है, उसको फिर से जगाना नहीं चाहता, और इसीलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। बच्चों शायद समझ में आ गई होगी कविता, थोड़ी सी फिलॉसफिकल है लेकिन है बहुत अच्छी, बहुत साधारण सा अर्थ है बच्चों इसका। अगर आप देखें तो इस पंक्ति का भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी साधारण आत्मकथा सुनकर मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और भला क्या करोगे? मेरी आत्मकथा में तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। जो दुख मेरे शांत हो गए हैं, अब मैं फिर से उनको लिखूं तो क्या होगा, दर्द फिर जाग जाएगा। ना तो मेरी इच्छा है और ना मेरे अंदर शक्ति बची है कि मैं अपने उन दर्दों को आप तक फिर से पहुंचाऊं। तो कवि यहाँ पर अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? क्योंकि वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता कि मेरे जीवन में क्या अच्छा था, क्या बुरा था। कुछ हमारी चीज़ें अपनी पर्सनल, अपनी प्राइवेट होती हैं जो हम दुनिया को नहीं दिखाते, और अगर हम दुनिया को दिखाते हैं तो दुनिया क्या करती है? दुनिया उसका उपहास उड़ाती है, मजाक उड़ाती है। हमारे संवेदनाओं के साथ सहानुभूति रखने वाले लोग बहुत कम हैं। और ये कविता जो आप लोगों को पढ़ाई जाती है बच्चों, ये हमें एक संदेश देती है। हर पाठ में एक संदेश आपके लिए छुपा है कि अपने जीवन की कुछ बातें हमें कभी किसी को नहीं बतानी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। कुछ चीज़ें हम बिल्कुल दबा के रखते हैं और हमेशा रखनी चाहिए। कई बार तो बच्चों कहा जाता है कि हमें अपनी रूह से भी कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए, मतलब अपने आप से भी रिपीटेडली वही बात नहीं कहनी चाहिए। अगर हम बार बार कुछ बात कहेंगे तो वो हमें दर्द देती हैं, तकलीफ़ें देती हैं, और इस दुनिया को तो बिल्कुल नहीं दिखानी। ये दुनिया किसी की नहीं है। तो बच्चों ये थी कविता आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सुंदर कविता, और आशा है आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं लिख रहे हैं बच्चों, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। बाय।